Hello everyone, I hope you all are doing well. This is the first video for my YouTube channel UGC Net Visual Art, and in this very first video we will be starting the in-depth analysis of previous year question paper of visual arts. And but before starting the session, I would like to tell you that why PYQ is important, why previous year question paper is important as a part of your preparation. एंड कितना बड़ा जो रोल है ये निभा सकता है आपके प्रिपरेशन में, राइट? एंड in this very first video, why I chose this topic only, you know, why PYQ, right? So the thing is that PYQ आपके प्रिपरेशन में एक बहुत ही अहम रोल निभा सकता है. In my opinion, I would like to say that अगर आपका सिलेबस 100% है, right? So I feel that 40% can handle this PYQ. PYQ can handle this 40%, right? So and इसके अलावा एक ये रीजन ये भी रहा कि why I chose the PYQ as my first video, right? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चुनने का मेरा मकसद एक ये है कि हमारे पास नोट्स, सिलेबस, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, सब कुछ है, right? Even though we have PYQs and the answer keys as well. बट आई थिंक दैट क्योंकि मेरे नोन में मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं, कर रहे हैं वो लोग भी. बट द थिंग इज दैट उनका अप्रोच गलत है एनालिसिस को लेके. जब वो पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करते हैं तो उनका अप्रोच मुझे गलत लगता है. क्यों? क्योंकि उनके पास आंसर कीज हैं, उन्होंने इन क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट आउट करवा लिया है. दे हैव अ वेरी थिक, एक बुक की तरह उन्होंने एक बड़ा सा बहुत ही मोटा किताब बना लिया है पीवाईक्यू का. एंड उनके पास आंसर कीज हैं, एंड वो उन्होंने हर क्वेश्चन पेपर में देख के, पढ़ के, एक बार रीड करके, फिर अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये करते हुए चल रहे हैं. वो करते हुए चल रहे हैं एंड उन्होंने 5 साल के खत्म कर दिए. एंड दे आर ट्राइंग टू कन्विंसिंग, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द ब्रेन, द माइंड, कि उन्होंने 5 साल का पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस खत्म कर लिया है, पीवाईक्यूज कर लिए हैं उन्होंने. बट नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. ये तरीका नहीं है, राइट? पीवाईक्यू का मतलब ही है कि जब आप डिटेल मैनर में करते हैं तो आपको उस पीवाईक्यू से बहुत सारी चीजें लेनी है. सबसे पहली चीज आपको वहां से पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस का पैटर्न समझना है, क्वेश्चन का सब्जेक्ट एरिया समझना है, राइट? कि वो किस तरीके से, कितने सालों से, और वो जब रिपीटेड चीजें हम देखते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड है, राइट? सो विच आर द क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं पिछले 5 साल से, राइट? या फिर वो कितनी बार आ चुका है. एंड जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, अब नहीं आएगा. बहुत सारी चीजें ऐसी, इस तरह की स्टडीज आपको पता लगती हैं पीवाईक्यू को जब आप एकदम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, राइट? सो एंड this is the reason why I came up with this PYQs, this previous year question paper of visual art. एंड अभी जो मेरे पास जो पेपर है जो हम एनालाइज करेंगे थोड़ा सा, दैट इज फ्रॉम द 25 नवंबर 2021. लास्ट ईयर जो भी पेपर हुआ था रिसेंटली, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है मेरे पास. यू कैन सी इन द स्क्रीन, राइट, कि दैट इज ऑफ द सेकंड शिफ्ट. एंड लेट्स स्टार्ट. उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन आईडी 612. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि ये दो स्टेटमेंट्स किस हद तक ठीक है या गलत है, राइट? सो लेट्स सी. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज Gustav Courbet said painting is essentially a concrete art and must be applied to real and existing things. He was against the scene from traditional history, mythology and religion. He was thus a man of a ground reality. गुस्ताव कुर्बेट जो है वो रियलिज्म के आर्टिस्ट रहे थे, राइट? ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही वाज अ फ्रेंच पेंटर एंड आल्सो अ लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ रियलिज्म आर्ट मूवमेंट व्हिच वाज हैपनिंग इन 19th सेंचुरी. अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे ये रियलिज्म जो है ये एक्टिवेट था. एंड रियलिज्म की अगर हम जब हम बात करते हैं तो रियलिज्म इज नॉट
अबाउट द रियलिस्टिक पेंटिंग्स, राइट। यहाँ पे रियलिज्म का जो मेन क्रक है, जो मेन एक ये फीचर है, दैट इज द रियलिटी। यहाँ पे रियलिज्म का जो कंटेक्स्ट है वो रियलिटी से है, ना कि रियलिस्टिक से, ठीक है। और रियलिज्म के टाइम पे अगर हम बेसिकली अगर हम रियलिज्म का पूरा अगर एक सब्जेक्ट मैटर कह लीजिए, या फिर आप कहें कि इनका जो एक जो स्ट्रक्चर था इनका काम करने का, वो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे ये लोग जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है हमारे, या फिर जो रिलीजियस सीन्स हैं, है ना, जो आप देखेंगे रेनेसां से लेके, अगर आप चाहे वो आप मैनरिज्म, बरोक, रोकोको, इस पीरियड तक या फिर इससे पहले भी हम देखेंगे, तो हमें जितने भी सब्जेक्ट मिलते हैं, जो भी सब्जेक्ट पे काम हुआ है, चाहे वो स्कल्पचर्स हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, हमें सब कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी से रिलीजियसली इन्वॉल्व्ड, और साथ में जैसे बाइबल के जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट्स की जो सीन्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनके ऊपर उन्होंने मेजर जो काम है वो इनके ऊपर फोकस रहा था। बट रियलिज्म एक ऐसा दौर रहा जब ये एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए, राइट, इसके बाद आप देखेंगे तो रियलिज्म के बाद वी हैव दिस इम्प्रेशनिज्म, राइट। तो वो तो बिल्कुल ही एकदम एक एक लाइन लग गया, एक पड़ाव लग गया कि इसके बाद तो मॉडर्निज्म ही शुरू है, राइट। सो वी कैन सी कि रियलिज्म जो एक ऐसा मूवमेंट था, ये बिल्कुल ही एक लास्ट वाला फेज रहा था, है ना, एकदम लास्ट वाला फेज रहा था। और या फिर आप कह लीजिए ये एक ऐसा प्रोसेस वाला सेक्शन था जब एकदम कन्वर्ट हो रहा था ये चीजें, राइट। उस टाइम पे ये सब्जेक्ट मैटर्स जो थी रिलीजियस एस्पेक्ट से और ट्रेडिशनल उनकी हिस्ट्री से लेके, वो सब हट रहा था धीरे धीरे, राइट। और रियलिज्म के टाइम पे यही लोग जो हैं इनको अवॉइड कर रहे थे, इन सब कामों को। वो ज्यादा से ज्यादा उनका ये एक रह रहा था कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर जो भी चीज एक इंसान की आंखें देख सकती हैं, राइट, वो उन सब चीजों पे वो ज्यादा फोकस थे, है ना। और रियलिटी बेस पे था इनका पूरा का पूरा काम, राइट। तो ये रियलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब समहाउ जब आप देखते हैं कि रियलिज्म का जो मेन आर्टिस्ट रहा है वो गुस्ताव कुर्बेट, वो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं उस टाइम के। तो यहाँ पे अगर उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट, अगर अगर आपको रियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही अगर आपको गुस्ताव कुर्बेट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपने उसको ना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में जिस आर्टिस्ट की बात हो रही है वो किस पीरियड का रहा था, और उस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, काम करने का सब्जेक्ट मैटर क्या था, उनका स्टाइल क्या था, अगर आपको ये सब चीजें पता रहेंगी तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे आर्टिस्ट से, और उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे, राइट। एंड गुस्ताव कुर्बेट जो है इस असर्शन रीजनिंग वाले सेक्शन में, ये स्टेटमेंट्स के वाले इस तरह के क्वेश्चंस में, इनको पहले भी यूजीसी ने कई बार जो है क्वेश्चन को पुट किया है इन्होंने। हम जब भी अभी आने वाले टाइम पे पीवाईक्यूज को और डीपली जब हम करेंगे, तो हम वहां पे हमें गुस्ताव कुर्बेट के ऊपर ऐसे और भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे हमें, राइट। तो यहाँ पे इसको देखते हुए जो आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस बिहाफ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट उनकी ठीक है, ठीक है। गुस्ताव कुर्बेट का भी ये मानना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में, ही वाज अगेंस्ट द सीन फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्ट्री, माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस सीन्स। तो यस, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं। अपार्ट ऑफ दिस, आप अगर आप ये देखें कि कई बार ऐसा होता है कि जब यूजीसी अगर कोई वहाँ के जो एग्जामिनर्स हैं या फिर जो पेपर बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी बुक का रेफरेंस तो लेते ही होंगे, है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जिस बुक का रेफरेंस लिया है, मैं ऐसा ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली वही बुक उन्होंने रेफरेंस लिया होगा, बट यस, समहाउ आपको जो स्टेटमेंट एकदम एज इट इज जब मिल जाता है, तो वी कैन अज्यूम कि वो क्या पता वो इस किसी पर्टिकुलर बुक से उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे वी हैव दिस बुक, एंड द बुक नेम इज एनोटेटेड मोनालिसा। इट इज रिटन बाय द कैरल स्ट्रिकलैंड, और ये इस बुक का कवर पेज है। इट्स अ सेकंड एडिशन बुक, राइट। और
इसका ये जो आप साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज द पैराग्राफ ऑफ, इट्स वन ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, अब इस बुक में ये जो पोर्शन मैंने उठाया है दैट इज ऑफ फ्रेंच रियलिज्म, या रियलिज्म की हम बात करते हैं, रियलिज्म में ही है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या चीज देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो आप नाम देख रहे हो, सबसे पहला जो लाइन है इसमें आप देखेंगे तो यू विल सी द फादर ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट वाज गुस्ताव कुर्बेट। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट, तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से भी बन जाता है कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट, सो दैट इज रियलिज्म मूवमेंट, दैट इज गुस्ताव कुर्बेट, राइट। इसके साथ एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, सो यू विल, आपको थोड़ा इसको पढ़ते हुए देखेंगे तो यू विल गेट इट कि द पेंटिंग इज एसेंशियली द कॉन्क्रीट आर्ट एंड मस्ट बी अप्लाइड, सेम एज इट इज स्टेटमेंट है जो हमें इस बुक में क्वेश्चन में मिला है, राइट। सो ये स्टेटमेंट इट वाज सेड बाय गुस्ताव कुर्बेट हियर। एंड इसके अलावा भी जब थोड़ा सा और आगे आप आते हैं, सो सी व्हेन आस्क्ड टू पेंट एंजल ही रिप्लाइड आई हैव नेवर सीन एंजल्स, शो मी एन एंजल एंड आई विल पेंट वन। अगेन ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपको एक इसी इसी जो इनका एक मेंटालिटी है या फिर जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके रियलिज्म की, ये चीज को शो कर रहा है। वो खुद बोल रहा है कि आप, मैंने आप मुझे एंजल दिखाओ एंड आई विल पेंट दैट। मैंने नहीं देखा है, सो वो मैं नहीं करूंगा। लाइक वो उनके अगेंस्ट रहे थे कि जिन चीजों को उन्होंने नहीं देखा है, सिर्फ आप किताबों में सुन रहे हैं, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, नहीं, वो नहीं होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका हो सकता है, नोट करके रख लीजिए इसको कि ये स्टेटमेंट भी इट वाज आल्सो सेड बाय गुस्ताव कुर्बेट। अपार्ट ऑफ दिस, आगे यहाँ पे आपको एक और चीज आपको मिलता है, हिज क्रेडो वाज एवरीथिंग दैट डज नॉट अपीयर ऑन द रेटिना is outside the domain of painting, right? Everything that does not appear on the retina is outside of the domain of painting, right? So ये भी एक अनदर आपको एक और स्टेटमेंट मिल जाता है जो अगेन इसी चीज को, इसी एक एस्पेक्ट को दर्शाता है कि वो लोग इस तरह के रिलीजियस और माइथोलॉजिकल स्टोरीज में वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीजें जो हमें दिख रही हैं हम उसी को ही आर्ट मानेंगे, या फिर वो उसी चीज को ही पेंट करने का, अगर मैं उसको आर्ट, उसको अगर मैं पेंट कर रहा हूं तो वो चीज उस डोमेन में आनी चाहिए, मैं तभी पेंट करूंगा। ये एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो रियलिज्म का कह लीजिए चाहे आप गुस्ताव कुर्बेट का कह लीजिए, आपको दोनों ही चीजों में सेम क्रक्स आपको मिलता है, सेम उनका थीम मिलता है, सब्जेक्ट उनका वो मिल रहा है कि उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पूरे इस लाइन में वो आपको समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आने वाले टाइम पे कभी आपको ये भी हो सकता है कि वो अम, उस स्टेटमेंट की जगह पे अगर आपको, वो क्या करेंगे, यूजीसी क्या करता है, कई बार वो क्वेश्चंस को सिर्फ वो रिफ्रेश करके दे देता है। और आप देखेंगे अभी हम जब पीवाईक्यूज आगे करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें वो सिर्फ उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न ले आते हैं उसके ऊपर वर्ड्स को ऐसे घुमा के, और हम उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि तो नया क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, बट अगर आपको कंसेप्चुअली अगर आप आपकी क्लैरिटी एकदम क्लियर रहेगी अगर आपकी, तो फिर डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये गुस्ताव कुर्बेट जो आपको लिखा हुआ है, राइट, अगर इन्होंने इसकी जगह पे अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया होता कि इन रियलिज्म पेंटिंग इज एसेंशियली अ कंक्रीट आर्ट एंड मस्ट बी अप्लाइड टू रियल एंड एग्जिस्टिंग थिंग, ऐसे लिख दिया होता, एंड सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे दिया होता दैट द रियलिस्ट आर्टिस्ट वर अगेंस्ट द सीन फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्ट्री माइथोलॉजिकल एंड रिलीजन, इस तरह से करके अगर डाल देते, राइट, तो ये आपको एक रिफ्रेश करके तरीका हो सकता है, मे बी आने वाले टाइम पे वो इस तरीके से सेम क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझना है, आपको मेन ये रटना नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलरली यही स्टेटमेंट गुस्ताव कुर्बेट ने बोला, नहीं, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में वो किस इज्म से बिलोंग कर रहा है, उस टाइम की टेम्परामेंट क्या थी आर्टिस्ट का, चाहे वो उस टाइम के आर्ट पीरियड का क्या टेम्परामेंट रहा था, उसी बिहाफ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट, इसमें ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आईडी 2445, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें बोथ आर ट्रू है। एंड
एंड सेकंड चीज, अगर इसके बारे में, अगर मैं गुस्ताव कुर्बेट के बारे में, अगर इनके काम की बात करें अगर हम, राइट, तो आपको इस बात को भी समझना है कि आप कोई भी इज्म के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, या कभी रैंडमली भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता पूछा जाता है, तो आपको उसमें उस टाइम पे सबसे पहले, अगर मैं बात कर रहा हूँ पिकासो की बात कर, या अगर मैं क्यूबिज्म की बात कर रहा हूँ, और तो मुझे सबसे पहले दिमाग में पिकासो आता है, राइट। सो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, ये दो कुछ ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनका नाम आपके दिमाग में, जहन में आ जाना चाहिए, और आने के बाद उनके एटलीस्ट दो दो काम इंपॉर्टेंट, जो मेन काम, जो फेमस काम रहे हैं, वो दो काम के नाम विद इमेज आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि आप डिटेल में, तो चलो ऑब्वियस सी बात है, हम एक साथ डिटेल में चीजें नहीं कर सकते, राइट, लेकिन एटलीस्ट मेन मेन जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है, ये आपके की नोट्स की तरह आपको काम करेंगे, कि आपको ये इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम रियलिज्म की बात करते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा नाम हमारे पास आता है, गुस्ताव कुर्बेट, राइट। एंड ही वाज आल्सो द फादर ऑफ दिस रियलिस्ट मूवमेंट, आप कह सकते हैं। एंड इनका जब काम की हम बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला एक काम आता है, स्टोन ब्रेकर, ठीक है। ये एक स्टोन ब्रेकर काम आपको अभी हम जब थोड़ा सा और पीवाईक्यू करेंगे, तब हम लोग जब जब भी कोई ऐसा काम वाला पोर्शन आएगा, राइट, आर्टवर्क वाला पोर्शन आएगा, तो हम उसमें जरूर देखेंगे कि और कौन से काम की बात हो रही है। बट इसके अलावा हमारे पास जो सबसे पहला एक काम आएगा, स्टोन ब्रेकर, लिख लेंगे आप इसको, स्टोन ब्रेकर। अगर आप देखेंगे इमेजेस, आप जरूर गूगल करके देख लीजिएगा, बट अगर कभी कोई क्वेश्चन अभी बीच में ऐसा आएगा, तो डेफिनेटली मैं उसकी इमेजेस और आपको वो शो करूंगा मैं। सो यस, स्टोन ब्रेकर। एंड उसके अलावा आपको एक काम आपको यहीं पे नाम मिल जाएगा, दैट इज ब्यूरेल एट ऑर्नान, दिस वन, ब्यूरेल एट ऑर्नान। इट इज अ 22 फीट लॉन्ग कैनवस, राइट। और इनको, और एक काम आपको यहाँ पे भी मिल जा रहा है, दैट इज इंटीरियर ऑफ माई स्टूडियो, राइट। तो ब्यूरेल एट ऑर्नान एंड स्टोन ब्रेकर, ये दो काम गुस्ताव कुर्बेट के, जब भी आपको गुस्ताव कुर्बेट आपको बोला जाए, तो ये दो नाम आपके दिमाग में फटाक से आ जाने चाहिए विद इमेज। अगर ऐसा नहीं कि नाम रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे यूजीसी आज के डेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है कि आपको कई बार वो एक मुझे क्वेश्चन याद है, बीच में उन्होंने एक बार पूछ लिया था, जो ट्रिम्प ऑफ लेबर जो काम है इनका, डीपी रॉय चौधरी का, उन्होंने उसका विजुलाइज वो पूछ लिया था कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं, या कौन है, या वहां पे जो मेसन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप सिर्फ नाम रट लेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा, आपको पेंटिंग देखनी पड़ेगी, स्कल्पचर्स देखने पड़ेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है, और जब आप देखते हैं तो वो जहन में इंग्रेव हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप पेंटिंग्स को जब आप नाम पढ़ेंगे, या फिर कोई भी आर्टवर्क का नाम पढ़ेंगे, आर्टिस्ट का नाम पढ़ेंगे, तो कोशिश करें कि उनका नाम, उनकी इमेज और काम का भी इमेज आप जरूर देखें, उससे वो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, राइट। सो दिस इज यस, तो ये है गुस्ताव कुर्बेट के ऊपर। एंड ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, तो ये इसका भी एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि यूजीसी क्या करता है। कुछ कुछ आर्टिस्ट की लिस्ट है हमारे पास, वो 5-6 आर्टिस्ट हैं जिनका वो रेगुलर तरीके से वो क्या करते हैं, उनकी जो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका भी एक, उनका मैच द फॉलोइंग में, या फिर कभी स्टैटिक पोर्शन में ही वो पूछ लेंगे कि ये आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनमें से गुस्ताव कुर्बेट इज वन ऑफ देम। आपको दिमाग में रखना है कि ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है, या फ्रेंच पेंटर। तो ये उनमें से एक है। अभी हम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे, तो हमारे पास और भी आर्टिस्ट आएंगे जिनका मैं लिखवाता जाऊंगा कि ये आर्टिस्ट का आपको कंट्री इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री से, क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, अलग अलग रिफ्रेज कर करके सिर्फ, ठीक है। तो ये है, दिस इज क्वेश्चन आईडी 612। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, it's a question ID 548. Which of the following headline is not written by David Ogilvy? So it's a applied art question, right? Applied art का question है ये, और यहाँ पे डेविड ओगिल्वी, he is a father of advertising. He is known as a father of advertising. And इन्होंने एक किताब लिखी है, ये भी आप एक दिमाग में रखेंगे, इन्होंने एक किताब लिखी है, that is called
कन्फेशन, यस दैट इज कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, राइट। तो ये बुक इन्होंने लिखी है और बहुत ही छोटा छोटा सा बुक है ये, लाइक एकदम 100-150 पेज का छोटा सा बुक है। एंड इसमें इन्होंने इस एडवर्टाइजिंग फील्ड से टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह उन्होंने शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। और वहां पे उस बुक के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अपने फेमस जो उनके हेडलाइंस हैं, कुछ एड्स इन्होंने जो फेमस बनाए थे, उनके कुछ आपको हेडलाइंस भी उन्होंने उस बुक में मेंशन किए हैं किसी न किसी तरीके से। जिसमें से इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इन्होंने पूछा है कि इन चार में से कौन सा एक जो है विच इज नॉट रिटन बाय डेविड ओगिलवी, राइट। तो यहाँ पे अम, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट, एट 60 माइल एन आवर द लाउडेस्ट नॉइज इन द न्यू रोल्स रॉय कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्लॉक। ये ये वाले ऐड को लेके, इस वाले ऐड को लेके यूजीसी पहले भी क्वेश्चंस कर चुका है 3-4 बार, ठीक है। बट इस टाइम ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने नाउ वुमन ओवर 35 कैन लुक यंगर एंड द मैन इन द हैथवे शर्ट, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ये दोनों काम भी, ये दोनों हेडलाइन भी डेविड ओगिलवी के हैं। एंड आई एम लविंग इट, ये मैकडोनल्ड का टैगलाइन है और ये इनका नहीं है, राइट। तो ये तीनों जो हैं डेविड ओगिलवी के हैं। और ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों ही जो हेडलाइन है, ये आपको उस बुक के अंदर मिलती हैं। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको उस बुक में ये तीनों ही हेडलाइंस मिलती हैं। और भी कुछ फेमस हेडलाइंस हैं जो उनकी जो डेविड ओगिलवी जिनके लिए जाने जाते हैं, तो उनका ये जो हेडलाइंस हैं वो आपको उस बुक में मिलते हैं, राइट। सो ये मैं आपको उनके कुछ एड्स आपको दिखा रहा हूँ। सेंटर में जो आप ये इमेज देख रहे हैं, राइट, ये इमेज जो आप देख रहे हैं इट्स अ कवर पेज ऑफ डेव, ये जो इनकी किताब थी कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ये इनकी इसका कवर पेज है। एंड ये है वो एड जिसकी मैं बात कर रहे थे हम अभी, एट 60 माइल एन आवर रोल्स रॉय का एड था, राइट। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वाज द हेडलाइन, राइट। सो इसके साथ ये, अगर मैं आपको कह रहा था कि इन्होंने ये कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, इस बुक में इन्होंने ये सारे एड्स को मेंशन किए हैं। उसमें से मैं आपको एक ऐड का एक ग्लिम्प आपको दिखा देता हूं, जिसमें ये आप अगर देखेंगे, ये एक बुक का एक स्क्रीनशॉट है छोटा सा। एंड यू कैन सी हियर द बेस्ट लाइन, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, हेडलाइन containing 6 to 12 word pull more coupon return to the सारा करते हुए, the best headline I have ever wrote contained 18 words at 60 mile, same again वहां तक, right, people are likely more to read body copy if your headline arouse their curiosity। ये उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आगे, कि उन्होंने अपने ही काम को ले लेके उन्होंने बताया है कि हाउ आई हैव डेवलप्ड दिस, और ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, या फिर इस तरीके से चीजें आप करेंगे जस्ट लाइक मैंने किया, ये वाला ये ऐसे इम्पैक्ट करता है। इस तरीके से इनकी ये बुक्स का जो है उन्होंने किया है। तो ये सारे एड्स आपको, ये सारे हेडलाइंस आपको इस बुक में मिलेंगे, जो ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, ये तीनों, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा और आपको इसमें दिखाता हूं। सी, these are some more headlines which is mentioned in this book, ठीक है। हाउ वुमेन ओवर 35 कैन लुक यंगर, ये एक्चुअल में ऐड था, ये ऐसा ऐड दिख रहा था, बट इसको उन्होंने इस लाइन को भी उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है। अगेन द सेम आल्सो, दिस वन आल्सो, द मैन इन अ हैथवे शर्ट, राइट, इट्स अ म्यूटिनिटी टू मिक्स अ जिन एंड टॉनिक विदाउट विस्पर्स, द अ पार्ट ऑफ दिस super shell 9 ingredient, how to USA or for a week now, Puerto Rico offer tax exemption in new industry। ये टोटल एड्स, ये सारे एड्स डेविड ओगिलवी के द्वारा बनाई गई हैं, और ये कुछ फेमस एड्स हैं और डेविड ओगिलवी के। तो अभी उन्होंने इस तरीके से अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था कि डेविड ओगिलवी का एड कौन सा है, या फिर इस रेफरेंस में नहीं पूछा हुआ है अभी तक। बट अब अगर पूछ लिया है तो देर इज अ चांसेस आने वाले टाइम पे भी वो कुछ इस तरीके से आपसे पूछना शुरू करेंगे। तो आप गूगल में आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको कभी बुक पढ़ने में आपको बहुत ऐसा
आलस आ रहा है या फिर आप नहीं करना चाहते, ये बहुत हेक्टिक लग रहा है आपको चीजें, आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप गूगल में भी जाएंगे, आपको में भी बहुत सारे कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अगर आप लिख देंगे द फेमस एड्स ऑफ डेविड ओगिलवी, है ना, इस तरीके से, तो वो आपको वहाँ पे मे बी आपको कंपाइलेशन वगैरह भी मिल जाएंगी, इससे भी ज्यादा मिल जाएंगी, आप उनको नोट करके रखें, उनको एक जगह पे लिख के आप उसको अपने प्रिपरेशन के नोट्स में आप उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ये था, आई एम लविंग इट, इट वाज बाय मैकडोनल्ड, राइट। तो मैकडोनल्ड का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा एक कुछ फैक्ट्स हैं छोटी मोटी सी, कि जो इनकी लोगो डिजाइनिंग्स हैं, जो आप मैकडोनल्ड का जो लोगो आप देखते हैं, इट वाज डिजाइन बाय दिस जिम शिल्डर शिंडर, यस, इन 1962, एंड ये बेसिकली जब इन्होंने डिजाइन इन्होंने किया जरूर है, बट एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो इसका नहीं था, ठीक है। ये हुआ ये है कि एक टाइम ऐसा था जब मैकडोनल्ड बिल्कुल ही स्टार्टिंग के फेज में था अपने, तब इन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनको थोड़ा सा फैंसी लगे, है ना, और थोड़ा सा एक एक बिजनेस प्रमोशन के पर्पस में इन्होंने इसको ये आर्क यूज किए, इन्होंने बनाना, ये आप देख रहे हैं जो येलो कलर के जो आर्क्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके के आर्क्स इन्होंने बनाना शुरू किए थे, ठीक है। एंड ये किसने किया था, द नेम इज स्टैनले क्लार्क मिटसन, ठीक है, ये इस शख्स ने किया है आर्किटेक्ट डिजाइन, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिफॉर्म होते गए थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आके यू फाइंड दिस, सी, ये इन्होंने स्टार्ट किया, और ये थोड़ा सा और रिफॉर्म होते 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 नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, राइट। तो कभी ये इस तरह के, ये मेरा बताने का क्या पर्पस था बेसिकली, कि कई बार आपको वो असर्शन रीजनिंग में इस तरह का कभी वो कोई कंटेंट डाल सकते हैं कि इट वाज नॉट अ लोगो, और ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन था या समथिंग इस तरीके से, तो मे बी अगर आपको ना पता हो तो कहीं ना कहीं आंसर आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोगो ना हो, लोगो ही होना चाहिए तभी तो, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये जो गोल्डन आर्क थे, ये इसी आर्क के बिहाफ पे ही इन्होंने ये लोगो इस तरीके से रिफॉर्म हुआ है। हाँ, बट आप ये जरूर नाम याद रख सकते हैं, डिजाइनर जिम शिंडर, ये शख्स है जिन्होंने इसका लोगो डिजाइन किया है, तो कभी ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन इज नॉट रिटन बाय डेविड ओगिलवी, दिस इज नॉट रिटन बाय हिम, द बी सी एंड डी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2192, option ID 2192 is the answer, right? Let's see the next question. The question ID is 565. Henry Moore was influenced by. Now, Henry Moore, ये आप इस शख्स को भी आप जो है थोड़ा सा इसको दिमाग में आप रखेंगे, इस आर्टिस्ट को आप स्टार कर लेंगे अपने माइंड में, अपने नोट्स में, कि ये आर्टिस्ट 10 बार अगर आपको आप 10 क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे PYQs में, 10 क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे, उसमें से 9 क्वेश्चन पेपर में ये आर्टिस्ट पूछा ही जाता है, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब 80% एरिया में ऐसा होता है कि इनका नाम आता ही आता है, और ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन से इज्म से बिलोंग करते हैं, या फिर इनका स्टाइल, या मतलब उस तरीके से नहीं आता इनके इस कंटेक्स्ट में, ये किस कंटेक्स्ट में आते हैं, इनका सिर्फ यही चीज पूछा जाता है कि आप ये जो हेनरी मूर है, उसका स्टाइल क्या है, स्कल्पचर्स का करने का स्टाइल क्या है, राइट। तो यहाँ पे इस बार इन्होंने थोड़ा सा ये अफ्रीकन स्कल्पचर, इजिप्शियन स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर, माया एस्टेक स्कल्पचर्स, ये इन तीनों ने इस तरह के ऑप्शन दे दिए हैं। इस बार फिर भी इन्होंने अफ्रीका और इसको थोड़ा सा 2 जगह पे कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये लोग बोनस में ला सकते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में क्या हो रहा है कि हेनरी मूर के जो स्कल्पचर्स हैं, उसको इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि ये इनके स्कल्पचर जो हैं वो माया सिविलाइजेशन से, एज़टेक स्कल्पचर्स से, और ट्राइबल स्कल्पचर्स से, प्रिमिटिव स्कल्पचर्स,
इस तरह के टर्म्स यूज करके उन्होंने बोला कि दिस हेनरी मूर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज सिविलाइजेशंस और स्कल्पचर्स। वहां पे उन्होंने, शायद मुझे याद है, कई बार उन्होंने अफ्रीका भी लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डबल बोनस पॉइंट मिलेगा, बट इन्होंने इस बार इसको माया और एस्टेक स्कल्पचर में ही जो है वो किया है। इसके अलावा, इस माया स्कल्पचर के अलावा आपको एक और आपको बोला जाएगा, दैट इज ट्राइबल स्कल्पचर्स। ठीक है, ट्राइबल स्कल्पचर्स लिख देंगे आपको। दूसरी चीज आपको लिख सकते हैं प्रिमिटिव स्कल्पचर्स। ठीक है, प्रिमिटिव एंड यस, माया, एज़टेक, एज़टेक, ट्राइबल, प्रिमिटिव, इस तरीके की टर्म्स यूज करेंगे और वो हर बार आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ। ठीक है, आपसे यही बार बार आपको अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता रहता है हमेशा से। एंड अ पार्ट ऑफ हिज स्टाइल, यहाँ पे ये दो काम आपके इंपॉर्टेंट है, द रिक्लाइनिंग फिगर एंड अनदर इज किंग एंड क्वीन। ये दोनों स्कल्पचर जो हैं, ये हेनरी मूर के स्कल्पचर्स है और आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे आप स्कल्पचर आप जो आपको दिख रहा है, आपको अगर इन्होंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी लिख दिया, तो यस, ही वाज एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ये चार टर्म्स यूज करेंगे आपको, माया, एज़टेक, ट्राइबल एंड प्रिमिटिव। ये चार तरह के, और कभी इसके अलावा अगर इन्होंने इसी चार टर्म्स को कुछ और तरीके से रिफ्रेज करके उन्होंने आपको दे दिया, राइट, और वो टर्म आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म इनसे रिलेटेड होने चाहिए, तो वो आपको नंबर दिलाएगा वो क्वेश्चन। और ये हेनरी मूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, कोई भी उठा के देखते जाओ, और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे हेनरी मूर को पूछा जाता है बार बार। ठीक है, इसको आप स्टार कर लेंगे, रिक्लाइनिंग फिगर और किंग एंड क्वीन, ये दो स्कल्पचर्स हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और स्कल्पचर्स देखें तो वो रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही दो स्कल्पचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट स्कल्पचर, इनको आप स्टार कर लेंगे। बाकी सेकेंडरी में आप थोड़ा सा एक दो काम और देख सकते हैं, राइट। So this is Henry Moore was influenced by Maya and Aztec sculptures. Next question देखिए, it is question ID 606. Choose in descending order the most successful animated films ever made in term of collection made by them. अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें कई बार ऐसा लगता है, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें एक बार फीलिंग भी आती है कि इतना डिटेल में कैसे देखें हम चीजों को, राइट। हम हर चीज को तो नहीं देख सकते कि वो इसने इतना कमाया था पैसा, इसने इतना किया था, राइट। और कभी ओलंपिक के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन से ओलंपिक में कौन सा मैस्केट रहा था, उसको क्रोनोलॉजी में सेट करें। तो वो बहुत ही एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ही टिपिकल सा हो जाता है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इन इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है, राइट। क्योंकि आप ये बात समझें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन में से आप जितना भी प्रिपेयर कर लें, आपको 10 टू 15 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जो कर सकते हैं फिर तो वो थोड़े आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले शख्स हो जाएंगे। लेकिन जो एक मेजर जो हमारी एस्पिरेंट्स हैं, वो इनका मैं ये बोलूंगा कि उनको नहीं ना भी करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे रट नहीं सकते, राइट। इसीलिए, और वो 10 से 15 क्वेश्चंस तो देते ही ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वो आपको दे देंगे कि दुनिया भर में ना जाने कितने सारे ऐसे पब्लिक स्कल्पचर्स हैं, लाखों करोड़ों होंगे। अब हम सबका तो नहीं पता लगा सकते ना, हम कुछ टॉप 100, टॉप 15, टॉप 500 ज्यादा ज्यादा, अब क्या कर लेंगे इससे ज्यादा, आपकी इतना आप पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन हम हर चीज को तो नहीं पता लगा सकते ना। तो दैट इज अ लक कि कभी आपसे उन्होंने वही स्कल्पचर पूछ लिया कि उसका आर्किटेक्ट कौन है या स्कल्पटर कौन है जिसने ये बनाया है, और आपका वो लग गया अगर नंबर आपका। अदरवाइज तो कई ज्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि यू नो आपको वो स्कल्पचर पूछा और आपको ना नाम पता है ना आपको स्कल्पचर पता है, एंड दैट इज टोटली ओके, दैट इज टोटली ओके। आप उसके चक्कर में, आप एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना बाकी प्रिपरेशन क्यों खराब करेंगे? आप दूसरी जगह पे ध्यान दो ना, जहां पे आपको पता है कि वो स्कोरिंग है, वो खींच सकता हूं मैं उसमें नंबर, राइट। तो यहाँ पे भी ये भी एक उसी तरह का क्वेश्चन आया है। लेकिन मैं जैसे हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चंस में आपको एक एक लूप होल आपको जरूर देते हैं यूजीसी, ठीक है। और वो उनके लिए होता है जो बेसिकली
पढ़ रहे हैं, लाइक पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम वास्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल अंदर तक नहीं घुस सकते हम, राइट। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उनको तो फिर वो तो चाहे इजी कर दो या लूप होल कुछ भी डाल दो, क्लू डाल दो, वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक इस तरीके से चीजें रहती हैं, तो वो लूप होल कभी ना कभी चीजों को लेके डालते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आपने और यहाँ पे क्या देखना है, ये आप देखिए, इसमें इन्होंने, चलिए ये 5 उन्होंने मूवीज का नाम दे दिया। मैं अगर मान लीजिए मैं कोई एनिमेटेड मूवीज देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है इनके बारे में, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता मूवीज में इधर उधर, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में वो आपको एक क्लू, आपको एक जरूर देते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। एंड व्हाट इज दैट, वो ये है कि सी, दिस इज टॉप 20 मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड मूवी अभी तक के कुछ लिस्ट में, 2019 तक। आप मे बी 20, 21, 22 आप कोई अगर आ गया हो तो आप यू कैन अपडेट दैट। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ टॉप 3, टॉप 4 आप दिमाग में रख लीजिए कि ये तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही हाई स्कोर उन्होंने किया हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, सबसे पहला फ्रोजन 2, फ्रोजन फिर इनक्रेडिबल है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इन्होंने फ्रोजन 2 तो डाला है, लेकिन ऑप्शन में भी ये सिर्फ एक में ही इन्होंने फ्रोजन 2 को सबसे स्टार्टिंग में रखा है। देख रहे हैं आप, है ना। ये सो ये उनका एक एक उनका क्लू होता है, आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उनके लिए एक लूप होल देते हैं। वो अगर वो चाहते तो एक और में डी कर देते, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा होता है। यूजीसी ये नहीं करता, इतना टफ नहीं रखता वो क्वेश्चंस को, वो थोड़ा सा ट्रिक करके रखता है कि आपको भी समझ में आ जाए। और ये चीज मैं आपको हर दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा आने टाइम, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको इस तरह के लूप होल वो डालता ही डालता है हमेशा। और लेकिन वो जो पढ़ने वाला एक होगा एस्पिरेंट, वो फटाक से उसको पिक कर लेगा उस चीज को। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये पता रहता कि फ्रोजन 2 इज द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी आज तक का, या 2000 एक लेवल तक का, तो आप देखेंगे कि यहाँ फ्रोजन 2 इकलौते में दे रखा होता है, बस आपका आंसर यहाँ पे निकल जाता है, राइट। तो इस तरीके से भी आपको जो है, जब आपको क्वेश्चन के आंसर्स ना पता हो, तो बहुत ज्यादा 95% चांसेस होते हैं कि आप उन ऑप्शंस को देख के ही आप क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। लेकिन वो फिर ये उनके लिए ही है जो पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप बस सोचे कि एक दिन पहले एक बार देख लेते हैं करके और फिर हम पहुंच जाते हैं और कर लेंगे, लूप होल तो ढूंढ ही लेंगे। नहीं होता ऐसा। ठीक है। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन को, जो भी आप पढ़ेंगे, ये हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं सेम वही क्वेश्चन ना आए, लेकिन वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसके बिहाफ में। ठीक है। तो इसीलिए पढ़ के तो जरूर जाना है, और क्वेश्चन जो भी इस तरह के क्वेश्चन कभी आते हैं वो टैकल करने के लिए आपको वो क्वेश्चंस, वो आपकी जो स्टडी है वो आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको हेल्प करेगी। और ये चीज जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको हर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको मैं भी दिखाता जाऊंगा सब में, राइट। सो दिस इज एक तरीका जहां पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये 2019 तक है, आप देखिए मे बी 2021, 22 में इफ देर इज एनी मूवी जो जिसने अभी कुछ बहुत ही अच्छे लेवल में उसने क्रॉस किया होगा, तो वैसे मुझे नहीं लगता नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट मैंने बहुत रिसेंटली निकाला है, अभी आई गेस 4-5 दिन पहले ही निकाला है मैंने ये वाला लिस्ट। सो दिस इज अभी फिलहाल जो है। हाँ यस, बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि फ्रोजन एंड फ्रोजन 2, दीज आर द हाईएस्ट पेड अभी तक का। अब इतना याद रख लेंगे, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप एक नजर देखिए और समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट ये कुछ कुछ यहाँ पे है। ठीक। तो ये एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 550, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग। जस्ट अभी हमने कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही ऊपर हमने बात करी थी कि फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज डेविड ओगिलवी, राइट। उनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। यहाँ पे जिनके बारे में बात हो सकती है वो है पॉल रैंड, like he is one of the designer and he is one of the famous like he is a favorite of UGC। ये भी एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में यूजीसी आए दिन पूछता रहता है,
राइट? तो इनके काफ़ी सारे लोगो डिज़ाइनिंग्स इन्होंने कंपनीज़ के लिए किए हैं, बड़े-बड़े एमएनसीज़ के लिए किए हैं, राइट? तो यहाँ पे एक इन्होंने आईबीएम का एक पोस्टर बनाया था, यू कैन सी कि आईबीएम, ये इस तरीके से पोस्टर एक डिज़ाइन किया था इन्होंने, पॉल रैंड ने। और इनका एक बुक है इनके नाम पे, द डिज़ाइनर्स आर्ट। ये भी एक इन्होंने एक फेमस बुक है इनकी, जो पूछी जा चुकी है, और ये आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको रिपीट में भी होगा ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि आज डाल दिया और फिर नहीं डाल दिया। ये रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं, आएंगे डेफिनेटली दोबारा से, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आए या फिर वो स्टैटिक क्वेश्चन में आपको पूछते सीधा सीधा, लाइक दैट हु इज द ऑथर ऑफ द डिजाइनर आर्ट, ऐसा करके। और वो पॉल रैंड की ये बुक है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम हमारे पास है, दैट इज वॉल्टर ग्रोपियस, राइट? वॉल्टर ग्रोपियस आपको किस कंटेक्स्ट में याद रखना है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बाउवर्स ग्रुप, विच वॉज एक्टिवेटेड इन जर्मनी। वो जर्मनी में चल रहा था, राइट? एंड बाउवर्स ग्रुप का ये मेन फाउंडर है, राइट? और बाउवर्स ग्रुप को आपको क्रोनोलॉजी और इस तरीके से सेक्शन में वो नहीं डालते। इस तरह के जो ये ग्रुप्स हैं, चाहे आप सुपरमैटिज्म, रेयोइज्म, और बारबिजोन, ऐसे कई सारे छोटे मोटे से ग्रुप्स हैं जो इन बिटवीन 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में चल रहे थे, बिल्कुल वहां पे ये ग्रुप चल रहे थे। इनके फाउंडर्स और आर्टिस्ट, ये सब के मैच द फॉलोइंग में इनको लिया जाता है। सो वॉल्टर ग्रोपियस के लिए आप लिख लेंगे बाउवर्स ग्रुप फ्रॉम जर्मनी, ही इज द फाउंडर ऑफ दैट ग्रुप। एंड इनका अगर कोई आप काम देखें तो एक काम देख सकते हैं, दैट इज मॉन्यूमेंट ऑफ द मार्च डेड बाय वॉल्टर ग्रोपियस। पूछा नहीं गया है बट अभी तक, बट सम हाउ अगर वो कभी उनका मूड बन जाए कि काम पूछना है इनका, तो ये काम आ सकता है, देयर इज अ चांसेस, राइट? सो वॉल्टर ग्रोपियस। एंड मोहाली नागी, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जब अभी और आगे इनके बारे में कुछ आएगा तो हम तब डिस्कस करेंगे। एक साथ सारा डिस्कस करना बहुत ज्यादा जो है वो हेक्टिक सा हो जाएगा। अभी आएंगे कुछ, ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्टों में आएंगे ये कुछ, कंस्ट्रक्टिविज्म और इन सब सेक्शन में, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। सो सेशन को हम यहीं पे आज रोकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अराउंड 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बट आप भी जानते हैं दैट इट इज नॉट जस्ट 5 क्वेश्चंस, वी हैव कंप्लीटेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, वी हैव जनरेटेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो विद द आंसर्स, राइट? सो ये दिस इज द अप्रोच विच आई प्रिफर जब मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस की बात करता हूं। और इस अप्रोच के साथ अगर आप 2011 से लेके 2021 तक अगर आप एक 10 साल के पेपर का एक स्लॉट बनाएं और उसमें को आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करते हुए चलेंगे, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आपके पास एक ओवरव्यू है आर्ट हिस्ट्री का, अगर आप वेल नोन है आर्ट हिस्ट्री से, एंड आप सिर्फ आपको ये पीवाईक्यूज देखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से, एंड आप एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के एक स्कोर, नेट के स्कोर तक, विच इज अराउंड 57, 58, 59, this kind of score is the the marks, these are the marks you can have, right? So इसके आगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू दिस। हम इसी सेक्शन को जब तक यहाँ पे इस सेशन में इस 25th 11 का जो ये पेपर है, this paper have 100 questions, right? So you can say that ये 5 क्वेश्चंस का this was a kind of a trial, और you can say कि क्या ये आप लोगों को पसंद आ रहा है इस तरीके से। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, राइट? एंड लेट मी नो दैट इट इज, if it is helpful to you, right? And if it's not, and if there is any suggestions, please feel free to comment and मुझे बताएं। एंड अभी ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने में हमें इतने समय लग गया, इतना टाइम लग गया, बट अगर ये वीडियोस अगर आपको पसंद आएंगी तो हम आगे 20 क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। पर वीडियो 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। एंड आई नो वो वीडियो लेंदी हो जाएगी, बट इफ यू आर लाइकिंग देन डेफिनेटली आई वुड लव टू मेक द लेंदी वीडियोस, अदरवाइज वी विल कीप इट शॉर्ट लाइक दिस, जैसे अभी है।
राइट? सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप कोई लेंथी वीडियोस इस तरह से 20 क्वेश्चंस का दैट कैन क्रॉस लाइक मोर देन आवर और मे बी 1.5 घंटा से भी ऊपर शायद से। सो क्या आप इतनी लंबी वीडियोस के लिए इफ यू आर अप देन प्लीज लेट मी नो, otherwise we can make this kind of a short videos which will vary around 40 to 50 minutes only, right? Not more than that. So ये भी बताएं एंड आगे अगर आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फिर क्यों आ रही है, और नहीं आ रही है तो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आने वाले टाइम पे मैं उसको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करूं, राइट? आप बने रहें हमारे साथ आपके इस यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर द टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।